In the name of Almighty God who has given me an opportunity for sharing knowledge with you. Assalamu alaikum students, this is Amjad Masigul. I gonna share with you today enzyme precursors and associates. Previous lectures में हमने देखा what are enzymes, factors affecting the rate of enzyme action and आज हमने देखना है precursors and associates of enzymes. बेसिकली प्रिकर्सर्स एंड एसोसिएट्स क्या होते हैं कि ये एंजाइम की रेगुलेशन और एक्टिवेशन में हेल्प आउट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे एसोसिएट्स, उसके बाद हम देख लेंगे प्रिकर्सर्स और थर्ड नंबर पे हमने देखने हैं इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम्स। इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम्स हमारे सिलेबस में नहीं है बट फिर भी हम इसको देख लेंगे। एक्टिवेशन Activation is defined as the conversion of an inactive form of an enzyme to active form which process metabolic activity. तो हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, उनके साथ उनका कोफैक्टर बाइंड करेगा तो वो एक्टिव होंगे। प्रो एंजाइम या साइमोजन या प्रीकर्सर्स फॉर्म में पड़े होते हैं तो वो एक्टिव होंगे। अब एंजाइम की एक्टिवेशन के लिए हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक्टिवेशन बाय एसोसिएट्स एंड कन्वर्जन ऑफ एन एंजाइम प्रीकर्सर। इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। एक्टिवेशन बाय एसोसिएट्स यानी कि बाय कोफैक्टर्स। एसोसिएट्स क्या होते हैं जो हेल्प आउट करते हैं एक्टिवेट करवाने के लिए एंजाइम को, वो कोफैक्टर्स होते हैं। मैनी एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड बाय कोफैक्टर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज है तो वो अपने मैग्नीशियम आयन के जरिए से ही एक्टिव होगा, एक्टिवेट होगा। अब मैग्नीशियम आयन यहाँ पे इसका कोफैक्टर है जो कि एज अ एसोसिएट काम कर रहा है। हमारे पास जो एंजाइम का स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम होता है, उसको एपो एंजाइम बोल देते हैं, और नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम होता है, उसको कोफैक्टर बोल देते हैं। इन दोनों को कलेक्टिवली होलो एंजाइम बोल देते हैं। अब हमारे पास जो प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम होता है यानी कि एपो एंजाइम, उसके ऊपर एक्टिव साइट होती है। उसके दो पार्ट होते हैं, एक को बाइंडिंग साइट बोल देते हैं और दूसरी को कैटालिटिक साइट बोल देते हैं। ये हमारे पास डायग्राम है। डायग्राम के अंदर ब्लू कलर के अंदर आपको जो नजर आ रहा है वो एंजाइम है और ग्रीन कलर के अंदर जो नजर आ रहा है वो सबस्ट्रेट है और एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट है। और सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फिर एंजाइम उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है और खुद फ्री हो जाता है न्यू सबस्ट्रेट लेने के लिए। अब हमारे पास जो कोफैक्टर है is the non-protein molecule which carries out chemical reactions that can't be performed by standard 20 amino acids। यानी कि हमारे जो 20 amino acids हैं वो सारे प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम्स हैं या वो सारे प्रोटीन्स ही होते हैं, बट उनको एक्टिवेट करवाने के लिए कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है। कोफैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का। तो हमारे पास जो प्रोटीन पार्ट है एंजाइम का उसको एपो एंजाइम बोल देते हैं, जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको कोफैक्टर बोल देते हैं और इसको कलेक्टिवली होलो एंजाइम बोल देते हैं। अब हमारे पास कोफैक्टर्स दो टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स एंड इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में फ्लेविन और हीम इसकी एग्जांपल्स हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक फैक्टर्स में मैग्नीशियम, क्यूप्रस, मैंगनीज इसकी एग्जांपल्स हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। फिर मजीद ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की दो कैटेगरीज होती हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम। अगर तो हमारे प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम यानी कि एपो एंजाइम के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम यानी कि कोफैक्टर कोवलेंटली बाउंड किया हो तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोल देते हैं। अगर तो हमारे प्रोटीन पार्ट यानी एपो एंजाइम के साथ नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कोफैक्टर लूजली बाउंड किया हुआ हो उसको हम कोएंजाइम बोल देते हैं। हमारा प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम यानी कि एपो एंजाइम एंड नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम यानी कि कोफैक्टर जब आपस में मिलते हैं तो इसको कलेक्टिवली होलो एंजाइम बोल देते हैं। अब हम देख लेते हैं कन्वर्जन ऑफ एन एंजाइम प्रिकर्सर, ज़ाइमोजन, प्रोएंजाइम। पीछे हमने देखा एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम बाय एसोसिएट्स यानी कि बाय कोफैक्टर्स। अब हमने देखना है नंबर 2 टाइप जो है एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम बाय प्रिकर्सर्स। अब प्रिकर्सर्स जो होते हैं वो इनको प्रिकर्सर्स भी बोल देते हैं, ज़ाइमोजन भी बोल देते हैं और प्रो एंजाइम्स भी बोल देते हैं। A zymogen called a proenzyme is an inactive precursor of an enzyme। तो इनएक्टिव फॉर्म में जो एंजाइम होता है इसको प्रिकर्सर बोल देते हैं या ज़ाइमोजन बोल देते हैं या प्रो एंजाइम बोल देते हैं। अब ये एक्टिव होगा
तो ही अपनी नॉर्मल फंक्शनैलिटी कॉज कर सकता है। हमारे पास यहाँ पे नीचे इसकी एग्जांपल लिखी हुई है ट्रिप्सिनोजन की। ट्रिप्सिनोजन एक प्रिकर्सर है, वो ट्रिप्सिन यानी कि अपने फुल फॉर्म में ट्रिप्सिन के अंदर एंजाइम के अंदर कन्वर्ट होगा तो अपना नॉर्मल फंक्शन कॉज कर सकेगा। ये उसकी डायग्राम है, उसके अंदर दिखाया गया है इसके पाथवे के जरिए से कि कैसे ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है। इसके अलावा मजीद नेक्स्ट बी ट्रिप्सिन जो है वो काइमोट्रिप्सिन या लिपेज के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स बाय प्रिकर्सर्स के अंदर सबसे पहली एग्जांपल जो हमारे पास है वो प्रोथ्रोम्बिन है। प्रोथ्रोम्बिन जो है वो प्रोथ्रोम्बिनेज के जरिए से थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट होगा और हमारा जो थ्रोम्बिन है वो फब्रिनोजन को फिब्रिन के अंदर पॉलीमराइजेशन से कन्वर्ट कर देगा। अब फब्रिन क्या करता है कि फैब्रिन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग एंड टिश्यू रेस्टोरेशन ड्यूरिंग टिश्यू रप्चर। तो हमारी ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें क्लोटिंग करेगा फैब्रिन, या फिर टिश्यू रप्चर हो जाता है तो उसको रिस्टोर या रिबाउंस करने की कोशिश करता है। Thrombin bonds to thrombomodulin on the surface of the endothelial cells and activates protein C। अब ये बाइंड करके प्रोटीन C को एक्टिवेट कर देगा जो कि एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी को एक्सर्ट कर देगा, क्लॉटिंग को रेगुलेट करेगा। नंबर 2 है हमारे पास कैस्पेस। कैस्पेस जो है ये फैमिली है सिस्टीन प्रोटीएजेस की और इनको एग्जीक्यूशनर प्रोटीन्स भी बोल देते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये एपोप्टोसिस के अंदर या नेक्रोसिस के अंदर काम करते हैं। एपोप्टोसिस या नेक्रोसिस क्या है, ये सेल डेथ है, प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जब सेल साइकिल चलता है तो सेल ग्रोथ होती है, 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से। तो अगर एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो जाएगी तो वो कैंसरियस पार्ट हो जाएगा। उससे बचने के लिए फिर सेल के अंदर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम होता है कि ओल्ड सेल्स जो हैं वो डाई कर जाएं और जो मजीद प्रोड्यूस हो न्यू बॉर्न सेल्स जो हैं वो एक लिमिट के अंदर प्रोड्यूस हों। तो उसके लिए फिर एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस करवाते हैं कैस्पेस। अब कैस्पेस जो है ये भी 2 स्टेप्स के अंदर, जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा, वो 2 स्टेप्स के अंदर एक्टिवेट होता है, ये भी 2 स्टेप्स के अंदर एक्टिवेट होता है। कैस्पेस 9 जो है इसका प्रीकर्सर है, ये प्री एंजाइम होगा या जाइमोजन इसको बोल देंगे। जब ये कैस्पेस 3 एंड कैस्पेस 7 के अंदर कन्वर्ट होगा तो फिर अपना नॉर्मल फंक्शन काज कर सकेगा। थर्ड नंबर पे हमारे पास एंजियोटेंसिन। Angiotensin is an oligopeptide that cause blood vessels to constrict and increase blood pressure. It also stimulates the release of aldosterone from the adrenal cortex. सबसे पहले क्या करता है एंजियोटेंसिन, ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा बाय कंस्ट्रिक्ट करेगा ब्लड वेसल्स को, उसके बाद ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। दूसरे नंबर पे ये किडनी के ऊपर एड्रेनल कॉर्टेक्स जो उसका पार्ट है उसके अंदर से एल्डोस्टेरोन को, जो कि एक हार्मोन है, उसको स्टिम्युलेट करेगा। ये एक प्रिकर्सर है एंजाइम का, ये भी 2 स्टेप्स के अंदर अपना काम वर्क करेगा। सबसे पहले क्या होगा कि रेनिन जो कि किडनी के एक पार्ट से सेल्स हैं किडनी से, उससे रेनिन प्रोड्यूस होगा और वो एंजियोटेंसिन 1 को प्रोड्यूस करेगा जो कि एक प्रीकर्सर है इस एंजाइम का। तो एंजियोटेंसिन 2 के अंदर जब ये कन्वर्ट होगा फिर ये अपना नॉर्मल फंक्शन काज कर सकेगा। इनहिबिशन, हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है एंजाइम का उसको इनहिबिट कर देगा, उसको रोक देगा ऐसा मॉलिक्यूल, उसको हम इनहिबिटर बोल देते हैं। इस प्रोसेस को हम इनहिबिशन बोल देते हैं। टाइप्स ऑफ इनहिबिशन, हमारे पास इनहिबिशन या इनहिबिटर्स की जो टाइप्स हैं वो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं, फिर नेक्स्ट मजीद रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की 4 टाइप्स हैं, कम्पिटिटिव, अनकम्पिटिटिव, मिक्स्ड, नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नंबर 1 कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या करते हैं कि ये बिल्कुल सबस्ट्रेट की फॉर्म के होते हैं, क्योंकि एंजाइम ने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है जब सबस्ट्रेट ने बाइंड करना है एंजाइम के साथ। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स बिल्कुल सबस्ट्रेट की शेप के होते हैं, इसलिए एंजाइम को पता नहीं चलता कि ये सबस्ट्रेट है या इनहिबिटर है। तो वो बाइंड कर जाते हैं, कंपीट करते हैं वो सबस्ट्रेट के साथ और वो खुद बाइंड कर जाते हैं एक्टिव साइट के साथ एंजाइम की, सबस्ट्रेट को वो बाइंड नहीं करने देते, इसलिए फिर एंजाइम की जो एक्टिविटी है इनहिबिट हो जाती है। फिर नंबर 2 पे है अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स।
अनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या करते हैं कि वो compete नहीं करते, उनकी शेप के नहीं होते सबस्ट्रेट की, वो एक्टिव साइट से अटैच नहीं हो रहे, बल्कि एलोस्टेरिक साइट से अटैच हो जाएंगे और सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ अटैच नहीं होने देंगे और उनकी एक्टिविटी को लॉस कर देंगे। नंबर 3, मिक्स्ड इनहिबिटर्स। मिक्स्ड इनहिबिटर्स क्या करेंगे कि अटैच तो होने देंगे सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ, खुद भी अटैच हो जाएंगे, बट उनको काम नहीं करने देंगे। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या करते थे कि उसको अटैच नहीं होने देते थे सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ। अनकम्पिटिटिव में भी ऐसे ही होता था, बट मिक्स्ड इनहिबिटर क्या करते हैं, ये सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ अटैच होने देते हैं, बट खुद भी अटैच रहते हैं और इनको वर्क नहीं करने देते एंजाइम्स को। फोर्थ नंबर पे नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के अंदर क्या होता है कि ये भी अटैच होने देते हैं सबस्ट्रेट को एंजाइम के साथ और खुद भी अटैच हो जाते हैं, बट इनको वर्क नहीं करने देते। जितना वर्क एंजाइम करेगा उतना ही वर्क नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स करते हैं। जितनी कंसंट्रेशन में एंजाइम वर्कआउट कर रहा होता है उतनी ही कंसंट्रेशन में ये नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स वर्कआउट करके एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो हैं वो एक दफ़ा अटैच हो जाएंगे एंजाइम्स के साथ तो फिर वो डी अटैच नहीं होंगे और उसकी जो एक्टिविटी है उसको रिवर्सिबल नहीं होने देंगे। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। स्टे ब्लेस्ड।